टेली प्राइम को समझने के पहले हमें बखूबी अकाउंटिंग को समझना होगा। और अकाउंटिंग कंसेप्ट के लिए हमें सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं बैलेंस शीट से। खासतौर पर जब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा कि वो बैलेंस शीट से शुरुआत करें। बैलेंस शीट आधारभूत स्ट्रक्चर होता है हमारे अकाउंटिंग का, क्योंकि बैलेंस शीट ही ये बताता है कि हमारे व्यापार में कितनी लाइबिलिटीज है और कितनी असेट्स है। लाइबिलिटी में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है और असेट्स में कौन कौन सी असेट्स है, और दोनों पक्ष में कितना बैलेंस है, कहाँ पर कौन सी वैल्यू कितनी खड़ी हुई है, ताकि हम समय रहते उनको पूरा भी कर सकें। साथ ही साथ उसी से हमें व्यापार का पूरा स्ट्रक्चर या बेस समझ में आता है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। टेली प्राइम सीखने के लिए आपको ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो पा रहा है, और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे ही टेली प्राइम सीख सकते हैं और बखूबी अपने बिजनेस का या फिर जॉब पर्पज से आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 499 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ये उपलब्ध रहेगा हमारे ऐप शुभम एकेडमी पर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करना है और आपको 499 रुपये पे करना है, और मात्र 499 के सब्सक्रिप्शन पर आपको पूरे कंप्लीट टेली के सभी वीडियोस मिल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मूलतः अकाउंट को चार भागों में हम निरूपित करते हैं या चार भागों में निरूपित किया गया है। वो अ, चार कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत मूलतः चार भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है लाइबिलिटीज, दूसरा है हमारा असेट्स, तीसरा है हमारा इनकम, और चौथा हमारा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। एक व्यापार के अंतर्गत हमारी कई प्रकार की लाइबिलिटीज होती है, कई प्रकार की देनदारियां होती हैं। उन देनदारियों और उसके बीच का एक और हिस्सा जो है असेट्स, यदि हम दोनों को रखें तो इन दोनों के बिहेव पर ही हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। और जब व्यापार के अंतर्गत लाइबिलिटीज है तो कहीं ना कहीं हमारी असेट्स भी होगी, और असेट और लाइबिलिटी को ही हम बैलेंस शीट में मैनेज करके चलते हैं। जब इन दो चीजों को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर होता है इनकम और एक्सपेंडिचर। यदि यहाँ पर ये चार मूलतः इसके भाग है बैलेंस शीट के, या एक व्यापार के अंतर्गत ये चार प्रोसेस होती ही होती है, जिसमें मूलतः हमारी है लाइबिलिटीज और असेट्स। और इस लाइबिलिटीज और असेट्स में कौन कौन सी लाइबिलिटीज है उनको हम पहले समझते हैं। तो हमारी लाइबिलिटी में सबसे पहले लाइबिलिटीज आती है हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज। कैपिटल लाइबिलिटी की बात करें तो पूंजी किसी भी व्यापार को चलाने के उद्देश्य से लगाया गया धन हमारी कैपिटल कहलाएगा या कैपिटल लाइबिलिटीज कहलाएगा। पूंजी लगाता कौन है? तो व्यापार का स्वामी, ऑनर। ठीक है, क्यों लगाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। हर ऑनर का यही उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस के माध्यम से हम आय जनरेट करें, इनकम हमारी जनरेट हो, और उस उद्देश्य से व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में कुछ धन लगाया जाता है, और उस धन को हम बोलेंगे कैपिटल या पूंजी। ठीक है, तो पहली लाइबिलिटी जो है ये हमारी कैपिटल लाइबिलिटीज होगी, क्योंकि व्यापार को हमने अपने पूंजी खाते से पैसा दिया। माना कि हमारे पास 1 लाख रुपए की राशि थी और हमने उस राशि को व्यापार को दे दिया कि भाई व्यापार, आपको हम इतना 1 लाख रुपए दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप ग्रो करके कहीं से कैसे अर्न करके और आप हमें ये पैसा देना। तो व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन वो क्या कहलाएगा? हमारा पूंजी या कैपिटल। ठीक है, जो एक निश्चित समय के बाद वापस करना होता है। मूलतः कई मामले में ऐसा होता है कि कैपिटल हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन यदि यहाँ पर शेयर होल्डर हो, जैसे एक व्यक्ति ने व्यापार शुरू ना कर करके मिल करके किया, माना कि 3 लोगों ने यहाँ पर व्यापार शुरू किया। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यापार को चलाने में एक्सपर्ट है, जिसको अनुभव अच्छा है, लेकिन
उसके पास धन नहीं है, वो कमजोर पड़ता है, तो उसके पास माना कि 20,000 रुपए थे तो उसने 20,000 रुपए लगा दिए। एक और उसका साथी है जिसके पास इसकी वजह ज्यादा धन है, ज्यादा पूंजी है, उसने 40,000 रुपए लगा दिए, या यूं कह दे 30,000 रुपए लगा दिए। तो इन दो ने मिलकर के 50,000 रुपए लगाए। जबकि एक तीसरा व्यक्ति है जिसके पास पूंजी अच्छी है, उसने 50,000 रुपए लगाए। तो तीन लोगों ने मिलकर के यहाँ पर पूंजी लगाई, धन लगाया। अब इस मामले में तीनों का परसेंटेज जब मुनाफा होगा तो कितना होगा? तो जिसने जितना परसेंटेज लगाया, जितने जितना धन लगाया, उतना उस आय में इनकी हिस्सेदारी होगी। साथ ही साथ फिर जब ये एग्जिट होगा तो कौन कितना धन लेगा? तो जिसने 20,000 लगाया उसकी कैपिटल 20,000, जिसने 30,000 लगाया वो 30,000 रिटर्न लेगा, जिसने 50,000 लगाया वो पूंजी 50,000 लेगा। यदि ये धन हमारे द्वारा एक सिंगल व्यक्ति द्वारा लगाया गया था और हमने उसको खड़ा ही रहने दिया, नहीं निकाला, वो एक बात अलग है। पर मूलतः यदि हम सही तरीके पे जाएं तो ये व्यापार के स्वामी को एग्जिट यानी देना चाहिए। लाइबिलिटीज है हमारी, देनदारी। किसकी देनदारी? व्यापार की देनदारी है। किसको देना है? तो जिसने व्यापार में पैसा लगाया है उसके ऑनर को, स्वामी को। तो सबसे पहला जो धन है, पहली लाइबिलिटी भी व्यापार के अंतर्गत कैपिटल ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि सबसे पहले भी यही आया। यदि किसी व्यक्ति को सपोज करिए कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगना है, मिनिमम 5 लाख रुपए की आवश्यकता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। अब यदि उस व्यक्ति के पास यहाँ पर 2 लाख रुपए केस में खुद के पास है, ठीक है, अब वो कह दे कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन नहीं, मैं तो भैया क्या करूंगा कि 5 लाख का ही पूरा लोन लूंगा और उस लोन से ही व्यापार स्टार्ट करूंगा। तो ये कौन सा तरीका हुआ कि आपके पास जो पैसा है उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं और पूरा ही आपने लोन लिया है। लोन लिया तो सीधी बात है कि उसका ब्याज भी देना होगा। तो ऐसे ऐसा कोई नहीं करता। यदि खुद के पास धन है तो वो क्या करेगा कि भाई 2 लाख तो है, मैं क्या करता हूँ 3 लाख का लोन ले लेता हूँ, और इस प्रकार से 5 लाख रुपए हमने व्यापार में लगाया। तो पहले तो हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम अपना धन काउंट करेंगे कि हमारे पास केस कितना है। हमारे पास केस पूरा हो जाए, इसके बाद जो बचा वो हम लोन के रूप में लेंगे। तो पहले क्या आया? तो पहले हमारा कैपिटल आया, पूंजी आई, और इसीलिए पहले तौर पर बैठा हुआ है, पहले इसने दिया, पहले पूंजी खाते ने हमें पैसा दिया, इसलिए सबसे पहली लाइबिलिटी भी हमारी क्या कहलाएगी? पूंजी या कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरा, वही बात हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमें 5 लाख की आवश्यकता है, 2 लाख हमारे पास पूंजी है, तो 3 लाख रुपए का हमने लोन लिया। तो दूसरी लाइबिलिटीज आती है हमारी लोन लाइबिलिटी। अब जब लोन लाइबिलिटी की बात आती है तो लोन के अंतर्गत दो प्रकार की लोन, एक है सिक्योर लोन, दूसरा है अनसिक्योर लोन। लोन लाइबिलिटी के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन के अंतर्गत वे तमाम लोन जिनके अगेंस्ट में कोई वैल्यू खड़ी है। अब वो वैल्यू कैसी हो? वो गवर्नमेंट तौर से मान्य हो, जिसको यदि आवश्यकता लगे तो कोर्ट में हम पेश कर सके। यदि ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो वो हमारा वहां से लिया जाने वाला, जैसे बैंक से लिया जाने वाला लोन, ये नहीं कहेंगे बैंक से ही लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन, बैंक के अलावा भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति से हमने लिया है और वो व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन है लोन देने का, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अथोराइज, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, और फिर वो लोन दे रहे हैं, उनसे हमने लोन लिया है और उसकी भरपाई हम नहीं कर पा रहे और सामने वाला कोर्ट में चला गया, तो कहेगा कि हाँ ये अवेलेबल है, इसने दिया था। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से लिया है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, जिसके आधार पर वो ये साबित कर सके कि ये अथोराइज व्यक्ति है, तो उस मामले में हम उसको कहेंगे अनसिक्योर लोन। क्योंकि जब भी बैंक देता है तो सिक्योर लोन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं या उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू होती है। जैसे मकान लोन हम लेते हैं तो उसमें उस स्थिति में प्लॉट की रजिस्ट्री बैंक के पास होती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। जब लीगल डॉक्यूमेंट की बात आती है तो वह लोन हमारा सिक्योर लोन कहलाता है।
जहां पर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उस मामले को हम कहेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो दो ही प्रकार के लोन ले सकते हैं, सिक्योर लोन भी हो सकता है और अनसिक्योर भी है। तो जब हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया तो ये बिजनेस का या हमारे व्यापार का दायित्व है कि वो 3 लाख की भरपाई करे। तो ये दो देनदारी पहली हो गई, कैपिटल लाइबिलिटीज और नॉन लाइबिलिटी। इसके अलावा जब व्यापार को हम चला रहे होते हैं तो व्यापार के अंतर्गत कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं और उनमें कहलाता उनको हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्यों? तो ये करंट या वित्तीय वर्ष इसको हम कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो उस वित्तीय वर्ष में होने वाली तमाम हमारी देनदारियां करंट लाइबिलिटी में आएगी। उनमें सबसे पहला है सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर की बात करें तो वह व्यक्ति या संस्था जहां से हम माल खरीदते हैं। जेके जैसे जेके कंप्यूटर से हमने माल खरीदा, तो जो जेके कंप्यूटर है उसने हमें माल दिया, उस माल के बदले में हम पैसा देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिंडिकेटर, हमारा लेनदार। ठीक है, तो जो भी हमने माल खरीदा, माना कि 10,000 का हमने माल खरीदा इनसे, अब माल को बेच दिया 12,000 रुपए में, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 10,000 तो हमें सामने वाले को देना है, ये दे दिए तो ये लाइबिलिटी जीरो आएगी। यदि देना है तो यहाँ पर ये बताएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपेंसेस पेएबल। कई प्रकार के खर्चे भी होते हैं, जैसे दुकान का किराया हुआ, सैलरी हुआ, ठीक है, बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, आदि तमाम खर्चे यदि ये दे दिए हैं जब तो खर्च एग्जिट हो गया, लेकिन यदि ये देना है तो खड़ा रहेगा, एक्सपेंसेस पेएबल। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंसेप्ट बड़ा समझने वाला है। यदि व्यापार में प्रॉफिट हुआ, सॉरी पहले हम लॉस को समझे, यदि व्यापार में लॉस हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? माना कि हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ, जो माल खरीदा उसकी वैल्यू कम हो गई। 10,000 का जो माल खरीदा उसकी वैल्यू होकर के हो गई 8,000 रुपए, भाव गिर गया, तो 2,000 का क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। 10,000 का माल 8,000 बेचना पड़ा। तो इस 2,000 की भरपाई कौन करेगा? बोले व्यापारी करेगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब प्रॉफिट होगा तो पहले ये, माना कि नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या कहेंगे, 4,000 का प्रॉफिट हुआ? बोले ना जी ना, हमें व्यापार में 2,000 का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि 2,000 का पहले लॉस हो चुका था, तो उसको माइनस करेंगे, इसके बाद देखेंगे तो 2,000 का प्रॉफिट हमारा हुआ। तो जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो व्यापारी करेगा। तो वो भी लाइबिलिटीज हमारी किसकी है? हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो लॉस हुआ है वो तो लाइबिलिटी की बात समझ में आती है, लेकिन यदि व्यापार में प्रॉफिट हुआ तो भी लाइबिलिटीज है। माना कि हमने 10,000 का माल खरीदा था जिसको 12,000 बेचा, ये 2,000 जो है ये देना, तो ये 2,000 किसे देना? यदि लॉस हुआ तो हमें बोले कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को तो देना है जहां से लिया था हमने, लेकिन अब तो हमने किसी से लिया ही नहीं, ये तो 2,000 हमारा व्यापार में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर भी बता रहा है कि प्रॉफिट हुआ तब भी और लाइव लॉस हुआ तब भी। तो असल में ये 2,000 के व्यापार के हैं ना, व्यापार के स्वामी के हैं, क्योंकि व्यापार के स्वामी ने ये पूंजी लगाई थी किसके लिए? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो ये जो 2,000 प्रॉफिट हुआ ये किसे देना है? तो व्यापार के पास नहीं रहेगा, ये पैसा व्यापार के स्वामी के पास चला जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ तब भी और लॉस हुआ तब भी कहाँ चला जाएगा? ये हमारा करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। इसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्स। जब हम व्यापार चलाते हैं, व्यापार में हमें माना कि 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इस 2,000 के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। तो बोले टैक्स क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें उसके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, कई सर्विसेज है, जैसे सुरक्षा। इसके साथ ही साथ कोई विवाद हो गया तो हमें कानूनी सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करवाती है। इसके अलावा कुछ बाहरी आक्रमणताओं के कारण हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी आर्मी है, वो हमारी सुरक्षा करती है। और जब वो सुरक्षा करती है देश की, तभी तो हम व्यापार चला रहे ना। उसकी सुरक्षा के बिना तो हम संभव नहीं है कि व्यापार चला पाए। तो वो भी क्या है? हमारी लाइबिलिटीज है। किसके अगेंस्ट दे रहे हैं? सर्विस के। क्योंकि व्यापार के अंतर्गत हर व्यवहार के अगेंस्ट व्यवहार होता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हमने कोई वैल्यू दी है, जैसे टैक्स दिया हमने, माना कि इस 2,000
के अगेंस्ट हमने 18% टैक्स दिया है, तो ये क्यों दिया? इसके कारण है कि जो टैक्स हमने दिया है इसके अगेंस्ट में हमने सर्विस ली है और उस सर्विस के अगेंस्ट हम टैक्स दे रहे हैं। तो हम कई प्रकार के टैक्स, जिसमें हम नॉर्मली यूं बोले तो दो प्रकार के, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट की बात करें तो जीएसटी, जैसे हर व्यक्ति पे करता है लेकिन वो इनडायरेक्टली करता है। तो हम गवर्नमेंट को ड्यूटीज एंड टैक्स भी पे करते हैं। यदि पे कर दिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी से खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी पे नहीं किया है तो वो हमारा दिखाएगा। तो हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? कैपिटल लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटी, लोन के अंतर्गत सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, करंट लाइबिलिटीज जिसके अंदर सिंडिकेटर है, एक्सपेंस पेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ड्यूटीज और टैक्स है। और एक अच्छा अकाउंटेंट इन सभी को अच्छे से याद करके चलता है। आप नेक्स्ट क्लास के पहले इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से याद कर ले, कौन कौन से हैं उनको जब अच्छे से याद कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा टेली कंसेप्ट को समझना। इसके लिए हमने इसको एक और तरीके से इस प्रकार से डिजाइन किया है। इसी स्लाइड में वही चीजें हैं। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट, लोन लाइबिलिटी बोलेंगे सिक्योर लोन, अनसिक्योर, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं। इसके बाद आता है असेट। इसी को हमने फिर से 4 बार इसको दिया है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं, किन भागों में बांटा गया है। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। ठीक है, जिसमें हमने लाइबिलिटी को समझा है। अब आता है हमारा दूसरा असेट वाला मामला। असेट में सबसे पहला है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करेंट असेट। फिक्स असेट जो हमारी व्यापार के अंतर्गत, व्यापार को चलाने के उद्देश्य से जो हम असेट खरीदते हैं उसको हम कहेंगे फिक्स असेट। फिक्स का मतलब ये नहीं कि एक जगह रखा हो, जिसको हमने खरीदा है इसलिए है कि हम उसको बेचेंगे नहीं। माना कि 10,000 रुपए का हमने एक लैपटॉप खरीदा। अब इस लैपटॉप का यूज क्या है? तो बोले इस लैपटॉप का यूज है बिलिंग करना। इसको बेचोगे? बोले ना जी ना। तो ये हमारी एसेट तो है, हमारे पास धरोहर तो है। 10,000 का वैसे आता नहीं है, माना कि 35,000 का एक लैपटॉप लिया, तो 35,000 हमारे पास केस कितना था? बोले कि 1 लाख। तो इस 1 लाख में से अब हमारे पास कितना बचा? तो जो केस में बचा वो तो है, लेकिन हमारे पास असल में 35,000 का एक लैपटॉप भी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी फिक्स एसेट। इसको इसका चेंजेस नहीं होगा। जैसे हमने माना कि ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए की, या यूं समझे कि हमने 100 लैपटॉप खरीदे। अब इन 100 लैपटॉप को हमने जितने, माना कि इसको हमने 30,000 में खरीदा और 35,000 में इनको बेचेंगे, लेकिन इसमें 99 तो हमने सेल के लिए रख दिए, पर एक हमने अपने खुद के लिए निकाल लिया। तो जो 99 है इनकी मूल्य की वृद्धि होगी, यानी 30,000 का लैपटॉप हम 35,000 में बेचेंगे, लेकिन आप इस एक लैपटॉप को जब भी बेचेंगे इसमें मूल्य का ह्रास, क्योंकि इसका यूज कर रहे हैं। तो ये काय के लिए यूज किया? व्यापार चलाने के उद्देश्य से, इसलिए हम क्या कहेंगे उसको फिक्स एसेट। ये भी एसेट है, लेकिन ये क्या है? करंट एसेट। ये 99 लैपटॉप हमारे करंट है जो कुछ समय बाद वस्तु से केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा वस्तु ही रहेगा, केस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि व्यापार चलाने के उद्देश्य से हमने इसको लगाया है व्यापार में। तो वे असेट जो व्यापार चलाने के उद्देश्य से द्वारा खरीदी आती है क्या कहलाती है? फिक्स असेट। इसके अलावा हमने कोई निवेश किया है कहीं पर, शेयर ही खरीदे माना कि हमने, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट की यदि हम बात करें तो करंट एसेट कई प्रकार की है। कौन कौन सी है? स्टॉक इन हैंड। स्टॉक में हमारे पास कितना माल है वो हमारी करंट एसेट है, क्योंकि करंट यानी चालू वर्ष में कुछ समय बाद वो बिक जाएगी और केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा है लोन एंड एडवांस असेट। देखिए, एक होता है लोन लाइबिलिटी और एक होता है लोन असेट। तो इसको एडवांस असेट बोलेंगे, क्योंकि हम लोन लेते भी हैं, कुछ मामलों में लोन दे भी सकते हैं। तो जब हमने लोन लिया हो तो वो कहलाएगी हमारी लोन लाइबिलिटी, क्योंकि उसको चुकाना है, पे करना है। लेकिन यदि हमने किसी को पैसा दिया है तो वो हमारी असेट है, क्योंकि एक समय बाद वो हमें वापस लौटाएगा। इसके बाद है डिपॉजिट असेट। कोई फिक्स डिपॉजिट, फिक्स असेट की तरह नहीं, कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट कर रखा है। जैसे यूं कहते हैं हम कि जो दुकान हमने ली है किराए पर, तो
मकान मालिक ने, दुकान मालिक ने कहा कि भाई 1 लाख का आपको पगड़ी देना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना होगा, ताकि कल से आप सडनली छोड़ के चले गए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो बोले कि एक समय तक, निश्चित तक आप इसको छोड़ नहीं सकते, खाली नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए। तो उस मामले में साथ ही साथ जब आपने डिले कर दिया, किसी महीने का किराया नहीं दिया, तो उसमें से माइनस कर लेंगे। तो इस प्रकार के असेट भी हमारी, क्योंकि वो भी एक बार समय बाद वापस आनी है, तो हमारी कहलाएगी डिपॉजिट असेट। कुछ और भी है जो इस स्लाइड में शायद ऐड करने से रह गया। इसमें है स्टॉक इन हैंड हो गया, लोन एडवांस असेट हो गया, डिपॉजिट असेट हो गया, केस इन हैंड। देखिए स्टॉक इन हैंड और केस इन हैंड में अंतर। स्टॉक इन हैंड में जो हमारे पास बिना बिका हुआ माल है वो हमारी असेट ही है, तो उसको स्टॉक इन हैंड। लेकिन केस में हमारे पास कितना है वो कहलाएगा हमारा केस इन हैंड। बैंक में जो राशि है वो कहलाएगा हमारा बैंक अकाउंट या बैंक असेट। सन्डी डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा है, वो भी हमें एक समय बाद देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा करेंट एसेट। ठीक है, तो करेंट एसेट, असेट में कौन कौन से हैं? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, 3 है। करेंट एसेट के अंदर याद करना पड़ेगा आपको स्टॉक इन हैंड, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट असेट, केस इन हैंड, बैंक अकाउंट और सन्डी डेटर्स। ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटीज और असेट्स, और लाइबिलिटीज और असेट के बिहेव पर जो है कि हमारी बैलेंस शीट तैयार होती है। तो ये दोनों पक्ष बैलेंस शीट के हैं, इस स्लाइड में हमने दर्शा दिए हैं। ये आप पूरा कंठस्थ करिए, इनको याद करिए दोनों पक्ष को। ये आपको ओरल आना चाहिए, दोनों हाथों पर आपको आना चाहिए कि ये हमारी लाइबिलिटीज, ये हमारी असेट्स। लाइबिलिटी कौन कौन सी है? कैपिटल अकाउंट, लोन लाइबिलिटी, लोन के अंदर सिक्योर, लोन अनसिक्योर, करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेबल, ड्यूटीज और टैक्स। असेट में आता है हमारा फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। करंट असेट के अंतर्गत स्टॉक इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट असेट, लोन एंड एडवांस, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पे एक नया शब्द क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कैश इन, स्टॉक इन हैंड बोल सकते हैं या क्लोजिंग स्टॉक हम बोल सकते हैं। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। और अकाउंट स्टार्ट करने के पहले बैलेंस शीट के दोनों यानी लाइबिलिटीज और असेट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है, इनकी क्या वैल्यू है, वो बात की बात है, बाद में देखें, लेकिन क्या होते हैं ये हमें आना बहुत आवश्यक है। तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लें, इसके बाद इनको लिखें, 4 से 5 बार आप जब लिखेंगे तो ये स्वाभाविक से आपको याद हो जाएंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस इसमें छूट गया था, ये इसका आप पिक ले सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप, ज़्यादा अच्छा है कि पहले नोट कर ले, नोट करने के बाद इनको 2 3 बार एक बार प्रैक्टिस करें इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट को ही सीखेंगे कि जब व्यापार शुरू करते हैं तो कैसे बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं। इसका हम प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्य साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और टैली को घर बैठे सीखने के लिए आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें और ओनली 499 के सब्सक्रिप्शन चार्ज पर आप घर बैठे ही टैली सीख सकते हैं।